बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम व्यूवर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आजकल इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के चैप्टर 3 का पार्ट 10 स्टार्ट किया हुआ है और पार्ट 10 आपको पता है कि टैक्स क्रेडिट्स के बारे में डील करता है। और चैप्टर 3 का जो सेक्शन 61 to 65 जी है, ये सारा जो है ना डील करता है टैक्स क्रेडिट्स के बारे में। तो हमने सेक्शन 61 to सेक्शन 64 पढ़ लिया है, जिसके अंदर हमने डोनेशंस के ऊपर, इन मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट के ऊपर, इसके अलावा की पॉलिसी के ऊपर जो है ना टैक्स क्रेडिट्स, उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। आज हम सेक्शन 65 जो है ना वो डिस्कस करेंगे। और सेक्शन 65 जो है ये डील करता है बेसिकली जो है ना डिफरेंट प्रोविजंस के बारे में ये बात करेगा कि अगर कोई पर्सन जो है ना वो किसी एसोसिएशन ऑफ पर्सनस का मेंबर है और वो जो है ना 61 के तहत, यानी कि जो कोई डोनेशन के ऊपर टैक्स क्रेडिट क्लेम करता है, या फिर 62 कह लें कि किसी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, किसी पॉलिसी के ऊपर 63 और 64, ये 3-4 सेक्शन के अंदर जो वो अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है या फिर कोई पॉलिसी लेता है तो उसके लिए क्या प्रोविजंस है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें लाजिम है कि वो जो है ना टैक्स क्रेडिट को जो है ना वो कह सकते हैं कि वो टैक्स क्रेडिट ले सकता है। तो चले स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 65 का सब सेक्शन 1 इसके अकॉर्डिंग वो कहता है कि वेयर द पर्सन इज एंटाइटल्ड टू टैक्स क्रेडिट एंड इज अ मेंबर ऑफ एन AOP टू विच सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 92 अप्लाइज, द फॉलोइंग शैल अप्लाई। कहता है कि अगर कोई पर्सन जो है ना आपके पास वो एक मेंबर है, एक AOP का मेंबर है, ठीक है ना, और वो एंटाइटल टू टैक्स क्रेडिट है, तो उसके लिए लॉ की क्या प्रोविजंस है आपको, जैसा कि आपको पता ही है, अगर नहीं पता मैं बता देता हूँ कि AOP जो है ना इस सूरत में जो टैक्स है ना वो मेंबर का जो ना ऑलरेडी AOP की जब रिटर्न फाइल की जाती है तो उसकी इनकम जो है ना उस AOP की होल जो पूरी इनकम, उसके ऊपर टैक्स जो है ना वो चार्ज किया जाता है। और जो टैक्स कह लें कि जो इनकम जो शेयर आता है किसी मेंबर के हिस्से में, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो वो कहता है कि अगर कोई आपके पास जो है ना कोई एक पर्सन है और वो AOP का मेंबर है और उसके ऊपर जो है ना सेक्शन 92 का सब सेक्शन 1 अप्लाई होता है, तो वो टैक्स क्रेडिट किस तरह से वो टैक्स क्रेडिट ले सकता है। लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस के बारे में अब बात करेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन आपको देता चलूँ सेक्शन 92 के सब सेक्शन 1 की, कि ये क्या है। वो कहता है कि सब सेक्शन 1 कहता है कि इंडिविजुअल एग्जेम्प्टेड इन केस कंपनी टैक्स शैल बी सेपरेटली बी चार्ज। यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन देना ज़रूरी समझता हूँ। सेक्शन 92 का सब सेक्शन 1 कहता है कि अगर कोई पर्सन इंडिविजुअल है और वो AOP का मेंबर है तो उसकी इनकम जो है ना वो जाहिर सी बात है, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि उसकी इनकम जो है ना वो एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। क्यों? क्योंकि उसकी जो है ना एट सोर्स, यानी कि जब उसकी होल AOP की इनकम ड्राइव हुई है तो उसके ऊपर चार्ज हो गया टैक्स। अब पर्सन की अपनी जो इनकम है, उसके जो शेयर आया वो एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। लेकिन अगर कोई कंपनी AOP का मेंबर है तो इस सूरत में ये होता है कि यहाँ पे मैं क्लियर करता चलूँ कि कंपनी का जो है ना फिर AOP में से ओवरऑल जो उसकी इनकम का शेयर होता है वो उस कंपनी को दे दिया जाता है, और कंपनी सेपरेटली अपनी जो है ना वो टैक्स जो है ना वो कह लें कि रिटर्न के ऊपर जो टैक्स जनरेट किया जाता है और वो कंपनी सेपरेटली अपना टैक्स पे करती है। यहाँ पे ये क्लैरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर इंडिविजुअल हो तो फिर AOP ही जो है ना उसके इनकम, ओवरऑल इनकम में से जो है ना टैक्स काट लिया जाता है। लेकिन अगर कोई कंपनी किसी AOP का मेंबर हो तब कंपनी को जो है ना, तब कंपनी अलहदा तौर पर जो है ना एक अलग एंटिटी के तौर पर जो है ना वो अपना जो कह लें कि टैक्स के सारे मामला देखेगी। तो ये तो था जो है ना कह लें कि आपके पास जो है ना पहली प्रोविजन ये थी कि एक पर्सन जो है ना वो किस तरह से जो है ना टैक्स क्रेडिट के लिए एलिजिबल है। अब ये 3 जो है ना वो आगे उसने कंडीशंस दिए हैं कि ये कंडीशंस हैं कि वो टैक्स किस तरह से ले सकेगा। जैसे कि आपको पता है कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सेक्शन 61 के अंदर, सेक्शन 62 के अंदर, सेक्शन 63 और सेक्शन 64 के अंदर कि कोई भी टैक्स जो है ना वो क्रेडिट लेने के लिए एक फार्मूला दिया जाता था कि टैक्स क्रेडिट इज इक्वल टू A/B मल्टीप्लाई बाय C। तो C का जो है ना वो तो एक वही पुरानी कंडीशन रहेगी कि कोई एक लेसर अमाउंट लेंगे, जबकि A और B के लिए उसने ये जो 2 प्रोविजंस दिए कि आपने A और B कंपोनेंट किस तरह से आपने लेना है। तो A कंपोनेंट के लिए क्या कहेगा, वो कहता है कि कंपोनेंट A
शैल बी द अमाउंट ऑफ टैक्स दैट वुड बी असेस्ड ऑन इनकम। कहता है कि ये टैक्स की अमाउंट है, ये टैक्स की वो रकम है जो कहते हैं कि एक पर्सन के शेयर के अंदर जो उसको इनकम जो है ना उसके शेयर में आई और उसके ऊपर टैक्स जो है ना वो कहते हैं असेस किया जा सकता है। आपको पता है कि मैं पहले बता चुका था कि एक इंडिविजुअल की इनकम जो है ना वो आपके पास एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होती है। क्योंकि जो है ना उसका टैक्स ईओपी के साथ जो है ना वो चार्ज किया जा चुका होता है। तो लेकिन ये इनकम जो उसके हिस्से में आएगी उसके ऊपर जो टैक्स असेस किया जा सकता है, उसके ऊपर जितना टैक्स चार्ज किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू लॉ, हम कंपोनेंट ए वो लेंगे। और कंपोनेंट बी क्या होगा? कहते हैं कि कंपोनेंट बी इज द टोटल इनकम ऑफ पर्सन। कहते हैं कि वो उसके शेयर में जो है ना ईओपी की सूरत में अगर कोई पर्सन है उसके शेयर में जितनी भी इनकम आई है कंपोनेंट बी हम वो जो है ना वो लिखेंगे। तो ये तो था कि आपने किस तरह से टैक्स क्रेडिट लेने के लिए कंपोनेंट्स का तयन करना है। अब हम बात करेंगे सबसेक्शन 2 की बारे में। सबसेक्शन 2 क्या कहता है? कहता है कि टैक्स क्रेडिट शैल बी अप्लाइड इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 चैप्टर 3 के चैप्टर 2 का। कहता है कि आपने अगर किसी पर्सन को टैक्स क्रेडिट देना है ईओपी की ही सूरत में तो फिर आप क्या करेंगे? तो तब वो कहता है, या फिर किसी इंडिविजुअल को जब आप टैक्स देंगे तो फिर आप क्या करेंगे? तो उस सूरत में वो कहता है कि आपने जो सबसेक्शन 3 सेक्शन 4 चैप्टर 2 का इसकी कह लगे इसके रूह से या इस तरतीब से जो इस सेक्शन के अंदर तरतीब दी गई है उसके हवाले से आप जो है ना कि किसी को टैक्स क्रेडिट देंगे। क्योंकि सेक्शन 4 का सबसेक्शन 3 जो है वो कहता है कि अगर कोई पर्सन एक से ज़्यादा टैक्स क्रेडिट का एलिजिबल है तो उसने वह क्राइटेरिया दिया कि पहले कौन सा आप टैक्स क्रेडिट जो है ना वो किसी टैक्स पेयर को देंगे। तो आए हम डिस्कस करते हैं सेक्शन 4 के सबसेक्शन 3 को। वो कहता है कि इफ़ टैक्स पेयर अलाउड मोर देन 1 टैक्स क्रेडिट। कहता है कि अगर कोई टैक्स पेयर जो है ना एक से ज़ायद टैक्स क्रेडिट के लिए जो है ना वो उसको अलाउ किया जाता है तो फिर आप किस तरीके से उसको जो है ना आप कह लें कि उसको टैक्स क्रेडिट अलाउ करेंगे। तो सबसे पहले जो है ना उसको जो टैक्स क्रेडिट अलाउ होगा वो होगा फॉरेन टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 103। सबसे पहले जो फॉरेन सोर्स इनकम के ऊपर जो उसको टैक्स क्रेडिट अलाउ होगा ये सेक्शन 103 के अंदर इसको डिटेल जो है ना फॉरेन सैलरी के ऊपर, फॉरेन जो है ना बिजनेस इनकम के ऊपर कि अगर कोई इंडिविजुअल जो है ना वो बिज़नेस करता है फॉरेन सोर्स से, कोई फॉरेन बिजनेस करता है और उसको उस सोर्स से कोई उसको इनकम आ रही है तो जाहिर सी बात है जिस कंट्री में बिज़नेस कर रहा है वहाँ पे भी उसको जो है ना वो टैक्स जो है ना उसको टैक्स जो है ना पे करना पड़ता है। तो वो कहता है कि वो टैक्स जो है ना वो पर्सन जो है ना वो अलाउ है कि पाकिस्तान के अंदर वो टैक्स क्रेडिट अपना ले सकता है, उसके लिए अलग लाज की प्रोविजंस हैं। ठीक है ना। सबसे पहले जो फॉरेन सोर्स का अगर उसको यानी कि कोई ऐसा पर्सन है जिसको टैक्स क्रेडिट अलाउ है फॉरेन सोर्स के ऊपर भी और साथ में जो कह लें कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी, तो लॉ कहता है कि सबसे पहले वो फॉरेन सोर्स के ऊपर जो टैक्स क्रेडिट है उसको जो है ना वो करेगा, क्या कहते हैं कि सबसे पहले उसको अप्लाई करेगा या उसको जो अलाउ किया जाएगा वो सबसे पहले फॉरेन सोर्स के ऊपर अलाउ किया जाएगा। उसके बाद जो है ना वो टैक्स क्रेडिट अंडर पार्ट 10 ऑफ चैप्टर 3, यानी कि ये जो प्रोविजंस हम पढ़ रहे हैं ये जो सेक्शन हम 61 to 65G तक पढ़ेंगे ये पार्ट 10 के अंदर जो है ना वो टैक्स क्रेडिट्स हैं। कहते हैं कि इसके बाद इनकी बारी आएगी कि इनमें से किसी भी प्रोविजन के अंदर किसी भी सबसेक्शन के अकॉर्डिंग अगर वो कह लें कि इस मद में आता है कि इसको टैक्स क्रेडिट दिया जाए तो फिर इसकी बारी आएगी। और लास्ट में जो है टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 147 एंड 168 कि अगर जो है ना लास्ट में अगर वो उसको 147 एंड 168 ये भी सेक्शन है और ये भी सर्टन लॉज की कंडीशंस के अकॉर्डिंग सर्टन पर्सन को इन्हें टैक्स क्रेडिट दिए जाते हैं। तो एंड के ऊपर इनकी बारी आएगी, यानी कि टैक्स क्रेडिट जब कोई भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी किसी टैक्स पेयर को टैक्स क्रेडिट अलाउ करेगी तो सबसे पहले फॉरेन इनकम के ऊपर उसको जो है ना वो अलाउ किया जाएगा टैक्स क्रेडिट। फिर उसके बाद जो है ना पार्ट 10 के अंदर किसी भी प्रोविजन के तहत जो टैक्स क्रेडिट है वो अलाउ किया जाएगा। और लास्ट में अगर वो एलिजिबल है 147 और 168 के तो फिर जाके इन प्रोविजंस के अंडर जो है अकॉर्डिंग उसको जो है ना टैक्स क्रेडिट अलाउ किया जाएगा। चलें जी आगे, इसके 3 सबसेक्शन रह गए थे अभी जो है ना सबसेक्शन 2 हम अभी डिस्कस कर रहे थे। सबसेक्शन 3 की बात करेंगे हम। सबसेक्शन 3 क्या कहता है? वो कहता है कि अगर आपके पास एनी टैक्स क्रेडिट इज़ नॉट एबल टू बी क्रेडिटेड,
shall not be refunded, carried forward or carried back। यहाँ पे मैं अब क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा कि अगर कोई शख्स वो कहते हैं कि टैक्स क्रेडिट के लिए एलिजिबल है अंडर सबसेक्शन 61, सबसेक्शन 62, सबसेक्शन 63 एंड सबसेक्शन 64, ये आपको पता है कि ये सारे ही जो है ना ये इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग है, या फिर हेल्थ इंश्योरेंस के रिगार्डिंग है, या फिर कोई बीमा और की इंश्योरेंस के रिगार्डिंग है, या फिर किसी डोनेशन की रिगार्डिंग है। यानी कि अगर कोई पर्सन यहाँ पे अपने जो है ना कह लें कि इनकम को कंज्यूम करता है, या फिर यहाँ पे अपनी इनकम को वो जो है ना कह लें कि खर्च करता है, या फिर कोई डोनेशन देता है, तो उसको जो है ना टैक्स क्रेडिट अकॉर्डिंग टू लॉ हम पढ़ आए हैं। तो उस सूरत में वो कहता है कि अगर जो है ना आपके पास कोई टैक्स क्रेडिट इतना हो गया है कि आपको जो है ना एज़ पर लॉ जो है ना वो आपका एडजस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है ना, तो तब वो कहता है कि वो जो है ना टैक्स क्रेडिट आपको अलाउ नहीं है कि आप वो पर्सन जो है ना वो पर्सन, ठीक है ना, वो पर्सन इस टैक्स क्रेडिट को अपने कह ले कि नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड करे, या फिर वो उसको जो है ना रिफ़ंड कर ले, या फिर उसको कैरी बैक कर ले। जैसा कि आपको पता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल किसी पर्सन को जो है ना किसी जगह पे 100 जो है ना टैक्स क्रेडिट अलाउ है 100%, या फिर 10%, 20%, जितना भी उसको अलाउ है, लेकिन उसकी इनकम के ऊपर जो है ना वो टैक्स जो असेस हो रहा है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन का 10%, 20% जो है ना वो 50,000 टैक्स क्रेडिट बन रहा है, ठीक है ना, लेकिन उसकी इनकम के ऊपर अगर असेस करें टैक्स किसी भी तरह से और वो बन रहा है 25,000, तो वो कहता है कि 25,000 जो है ना वो उसको अलाउ है कि वो इतना क्रेडिट ले सकता है। अदरवाइज़ जो है ना वो बाकी का टैक्स क्रेडिट जो है ना वो उसको ना तो रिफ़ंड कर सकता है, ना इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, ना ही कैरी बैक कर सकता है, ये उसको अलाउ नहीं है। तो आगे चलेंगे, हम बात करेंगे सेक्शन 64 की। वो कहता है कि अगर इसका ये टैक्स एक्सेस हो गया है, किसी पर्सन का जो टैक्स क्रेडिट है वो एक्सेस हो गया है, तो उस सूरत में वो क्या करेगा कि वो जो AOP है वो अगर जो है ना वो AOP उस टैक्स क्रेडिट को जो है ना वो एडजस्ट कर सकती है, उसको AOP को जो है ना वो टैक्स जो है ना वो क्लेम कर सकती है, यानी कि उस टैक्स क्रेडिट को क्लेम कर सकती है या रिफ़ंड ले सकती है, जो भी चीज़ें, ठीक है ना। तो सॉरी, रिफ़ंड नहीं, एनी एक्सेस क्रेडिट मे बी क्लेम्ड एज अ टैक्स क्रेडिट बाय द AOP। कहता है कि इस शख्स की जो है ना कह लें कि इस पर्सन का जो टैक्स वो उसको क्रेडिट अलाउ है, और उसके एडजस्टेबल टैक्स जितना वो उसको कह सकते हैं कि असेस टैक्स से अगर वो एक्सीड कर जाता है, तो वो जो एक्सीडिंग अमाउंट है वो AOP जो है ना उसको वो एडजस्ट कर सकती है। लेकिन इसके लिए लॉ की एक प्रोविज़न है, वो कौन सी है, सबसेक्शन 5 कहता है कि ये जो है ना ये तब जाके अप्लाई होगा अगर AOP के सारे मेंबर्स इन राइटिंग कोई एग्रीमेंट करें, तो जो है ना उनको अलाउ है कि वो जो है ना टैक्स क्रेडिट जो है ना वो कह सकते हैं कि वो AOP के अगेंस्ट जो है ना वो जो एक्सेस टैक्स है वो जो है ना एडजस्ट हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं। तो ये हमारा सेक्शन 65 जनरल प्रोविजंस के बारे था। अब हम सेक्शन 65B की बात करेंगे। अच्छा, अगर हम बात करेंगे सेक्शन 65B की, तो सेक्शन 65B जो है ना ये डील करता है टैक्स क्रेडिट फॉर इन्वेस्टमेंट, कि अगर कोई पर्सन जो है ना किसी भी कह लें कि प्लांट या मशीनरी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसके लिए लाज की क्या प्रोविजंस है, उसको कितना टैक्स क्रेडिट अलाउ है, उसके लिए कह लें कि रिफ़ंड कहाँ तक वो ले सकता है, उसके लिए ड्यूरेशन क्या है। तो ये सारी चीज़ें सेक्शन 65 जो है ना B के अंदर डिस्कस करेंगे हम। तो अकॉर्डिंग टू सबसेक्शन 1 के अगर सबसेक्शन 1 कहता है कि अ कंपनी इन्वेस्ट any amount in purchase of plant or machinery for extension, modernization or balancing shall be allowed 10% tax credit, but for tax year 2019 5% tax credit allowed। सबसेक्शन 1 जो है ना इसके अकॉर्डिंग, सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग क्या है अभी, वो कहता है कि अगर कोई पर्सन या अगर कोई कह ले कि कोई कंपनी जो है ना कोई AOP
किसी कंपनी की मॉडर्नाइजेशन के लिए ऑलरेडी वो वर्किंग में है और उसको कोई कह ले कि उसकी मॉडर्नाइजेशन के लिए, उसकी बैलेंसिंग के लिए, उसकी एक्सटेंशन के लिए, व्हाट्सएवर, उसके लिए अगर कोई नया प्लांट ख़रीदा जाता है, कोई नई उसके लिए जो ना कोई मशीनरी ख़रीदी जाती है, तो उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर टैक्स क्रेडिट अलाउ है और वो कितना है 10% अलाउ है उसके लिए। और लेकिन वो कहता है कि अगर यही मशीनरी, यही सारी चीज़ें टैक्स ईयर 2019 में परचेज़ की जाती हैं तो उसके लिए जो है ना वो 5% है। ठीक होगी बात। आम जो है ना कह लें कि बाकी टैक्स ईयर्स के लिए, इसके लिए आगे हम पीरियड का भी जिक्र करेंगे, पीरियड के बारे में भी पढ़ेंगे कि कब से कब तक अलाउ है। तो कहता है कि जो आपके पास बाकी ईयर्स के लिए 10% टैक्स क्रेडिट अलाउ है, जितना उसका टैक्स है उसमें से 10% वो जो है ना अपना टैक्स क्रेडिट ले सकता है। लेकिन अगर ये टैक्स ईयर 2019 में उसने कोई मशीनरी या कोई प्लांट जो परचेज किया उसके लिए 5% है। तो आगे हम बात करेंगे सेक्शन 65B के सब सेक्शन 2 की। यहाँ पे ये कुछ कंडीशंस हैं, ये प्रोविजंस हैं कि ये प्लांट वगैरह कब से कब ख़रीदा जाए। तो इसके अंदर ये है ना कहते हैं कि प्लांट जो है ना वो प्लांट या मशीनरी परचेज होना चाहिए बिटवीन 1 जुलाई 2010 टू 30 जून 2019, यानी कि 1 जुलाई 2010 से लेकर 30 जून 2019 के दरमियान जितनी भी कोई मशीनरी या प्लांट ख़रीदा जाएगा किसी एक्सटेंशन के लिए, किसी बैलेंसिंग के लिए या फिर अपग्रेडेशन के लिए, किसी भी ऑलरेडी वर्किंग यूनिट के लिए, तो जितनी अमाउंट उसके ख़रीदने के ऊपर इन्वेस्ट होगी उसके लिए जो है ना 10% टैक्स क्रेडिट अलाउ है। लेकिन साल 2019 के लिए 5% अलाउ है। सब सेक्शन 2 के ये एक पहली कंडीशन तो ये होगी। फिर इसके बाद सब सेक्शन 3 की तरफ जाएंगे। सेक्शन 65B के सब सेक्शन 3 क्या कहता है? टैक्स क्रेडिट इज अलाउ फॉर द ईयर इन विच मशीनरी इज़ परचेज्ड। कहता है कि ये टैक्स क्रेडिट जो है ना, यानी कि जो आप जो है ना आपको उसी साल के लिए जो है ना, उसी साल के लिए लाओ कि आप इसको उस साल के अगेंस्ट जो है ना इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये नहीं कि किसी पर्सन ने 2012 में कोई मशीनरी या कोई प्लांट ख़रीदा हो और 2016 में जाके वो कहे कि भाई अब इस साल में जो है ना मेरा ये टैक्स क्रेडिट जो है ना इसको एडजस्ट किया जाए। लॉ कहता है कि ऐसा नहीं है, उसी साल की इनकम के अगेंस्ट जो है ना उसको जो है ना आपको अलाउ है कि आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं जिस साल ये मशीनरी ख़रीदी गई है। फिर इसके बाद सब सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग वो कहता है कि अ कंपनी सेटअप बिफोर 1 जुलाई 2016 एंड मेक इन्वेस्टमेंट 100% न्यू इक्विटी। अच्छा, तो वो कहता है कि अगर आपके पास जो है ना सॉरी ये 2010 है, ये 16 नहीं है, ये 2010 है। कहता है कि अगर कोई आपके पास कोई ऐसी कंपनी है जो 2010 से पहले वर्किंग कर रही है, एक साथ 2010 से पहले वर्किंग कर रही है और वो बिल्कुल कोई नई मशीनरी ख़रीदती है, कि नई इन्वेस्टमेंट करती है अपनी न्यू इक्विटी के लिए, यानी कि पुरानी अगर उसकी मशीनरी जो है ना वो कह लें कि वो वर्किंग छोड़ गई है और उसको रिप्लेस कर रही है, तो वो कहता है कि इसके लिए जो अलाउ है ना कि वो 20% टैक्स क्रेडिट ले सकती है। कि ये जो है ना नई जो है ना आपके पास कोई मशीनरी ख़रीदी गई है, किस सूरत में? अगर वो मशीनरी आपके पास 2010 से पहले कोई कंपनी काम कर रही है, वो पहले से ऑलरेडी सेट है, तो उसको जो है ना 20% अलाउ है। इसके लिए प्रोविजन क्या है? अच्छा, आगे क्या कहता है कि जो है ना सब सेक्शन 5 इसके अंदर जो है ना उसने लिमिटेशन दी है कि आपका अगर टैक्स क्रेडिट एडजस्ट नहीं होता तो तब क्या कहेंगे? कहता है कि सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग, यानी कि अगर आप किसी कंपनी को आप क्या करते हैं, कोई उसकी एक्सटेंशन करते हैं, मॉडर्नाइजेशन करते हैं या बैलेंसिंग करते हैं और वो कंपनी आपके पास एक साथ 2010 से बाद में जो है ना वजूद में आई है, तो उसके लिए जो है ना आपको अलाउ है कि वो आप 2 साल तक के लिए उसको जो है ना अपना टैक्स क्रेडिट को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं इन केस अगर वो एडजस्ट नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास जो कंपनी एक साथ 2010 से पहले की वर्किंग है, यानी कि सब सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग आप कोई नई इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई नया प्लांट खरीदते हैं उस कंपनी के लिए, तो उसके लिए आपको 5 साल अलाउ है।
कि आप अपना टैक्स क्रेडिट जो है ना 5 साल तक के लिए जो है ना वो आप अपना कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अगर आपका वो एडजस्टेबल नहीं है। तो ये तो थी प्रोविजंस थी जो है ना आपके पास कि आपने जो है ना इन्वेस्टमेंट, न्यू इन्वेस्टमेंट के लिए आपने, या फिर आप ये सर्टेन ऑलरेडी किसी कंपनी के लिए आपने जो है ना उसको अपग्रेडेशन के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके लिए टैक्स क्रेडिट कितना आपको अलाउ है। एक छठी प्रोविजन है 65B(6), इसके अकॉर्डिंग वो कहता है कि अगर कोई पर्सन रॉन्गली तौर पे जो है ना वो अपना टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लेता है और किसी भी कह लें कि किसी भी मरले पर अगर कमिश्नर को, यानी कि कोई ऐसी कि जाहिर सी बात है किसी भी जो है ना कह लें कि किसी भी एक ख़ास सर्टन एरिया के लिए जो ना अथॉरिटी होती है वो कमिश्नर अथॉरिटी है, और वो कहता है कि अगर उसको रियलाइज़ हो जाता है कि इसको रॉन्ग टैक्स क्रेडिट जो है ना वो अलाउ हो गया है, तो वो कहता है कि वो जितना टैक्स क्रेडिट उसको अलाउ है वो उसको असेस करके वो चार्जेबल होगा वो टैक्स। तो ये तो था 65B। अब हमारे 2 सेक्शन रह गए इंशाल्लाह, इसके बाद जो है ना हमारा ये टैक्स क्रेडिट वाला सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। तो इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ ताकि हो सकता है कि किसी का और का भला हो सके। जज़ाकुमुल्लाह।